जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ श्रवण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज में आप लोगों के लिए जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट निकला है उसी का प्रैक्टिस वर्क बुक लाए हैं। और यह जो प्रैक्टिस वर्क बुक किरण प्रकाशन का है और इसमें जो है मैथमेटिक्स के वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से या लैंग्वेज के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको परेशान करता हो। चलिए तो हम लोग वैसे प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, तीन पाइप एक्स वाई और जेड जो है तीन विभिन्न प्रकार के केमिकल एबीसी को छोड़ते हैं। वे क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए है ना 10 मिनट के लिए क्या है खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में केमिकल बी का अनुपात क्या होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। क्या है, तीन पाइप है एक्स वाई और जेड और ये केमिकल क्या छोड़ा है ए और बी और सी। और वह जो है 20 मिनट में अगर अकेला चलेगा तो ये 20 मिनट में भर देगा और ये क्या है 25 मिनट में भर देगा और ये हमारा 40 मिनट में भर देगा। तो पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम लोग को काम ढूंढना होता है तो काम ढूंढेंगे यहाँ। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे 20, 25, 40, 20, 25, 40 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, या कुछ भी ले लीजिए संख्या जो कि 20, 25, 40 से कट जाए। जनरली हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 200 हम लोग मान लिए। तो ये इसका इफिशियंसी निकल गया 10, 25 सटे 200 इसका 8 और इसका हो गया 5। ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखना है लास्ट लाइन क्या करता है। यदि सभी पाइप 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो इफिशियंसी निकलता है वो इकाई समय का निकलता है। यानी 1 मिनट में ये 10 भाग भरेगा और 1 मिनट में ये 8 भाग भरेगा और 1 मिनट में ये 5 भाग भरेगा। 10 मिनट सभी पाइप के लिए खोलेंगे तो 10 मिनट में जो है एक्स क्या भरेगा, तो 10 गुने 10 अर्थात 100 भाग भरेगा। फिर उसी तरह से बी क्या भरेगा, तो 8 गुने 10 अर्थात 80 भाग भरेगा। और जेड पाइप क्या भरेगा, तो जेड पाइप हमारा फिर वही हो जाएगा 5 गुने 10 यानी कि 50 भाग। टोटल भाग कितना भरा है, तो 230 भाग। अब कहता है कि तो टैंक में बी केमिकल का अनुपात, तो बी कितना भरा, बी हमारा 80 भाग भरा। 80 भाग भरा कितने में, 230 में। ठीक है। बस यही हमारा रेशियो निकल गया बी का 8/23 भाग जो है ये टोटल में 8/23 भाग ये भरा, अर्थात ऑप्शन आपका जब जाएगा 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दो पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण 3:2 है, 6:5 के अनुपात में भरा है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम में दूध और पानी का अनुपात 4:5। ऐसे प्रश्नों में देखिए दो पात्र से तीसरे में मिलाया जा रहा है तो तीनों का वॉल्यूम आपको समान करना पड़ेगा, है ना, तभी जो है आपको समझ में आएगा कि कितना दूध किससे निकल रहा है। या फिर इसको क्या करते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन पे लगा देते हैं। तो रूल ऑफ एलिगेशन में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, द्रव है दूध और पानी, तो एक द्रव कोई भी उठा लीजिए। जैसे दूध, तो दूध इसमें क्या होगा 3/5 हो जाएगा और इसमें 6/11 और इसमें 4/7, है ना। या तो पानी फिर उठाएंगे तो पानी 2/5 हो जाएगा और 5/11 और 3/7। तो चलिए रूल ऑफ एलिगेशन हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा 2 हाँ, पानी उठा दे रहे हैं, चलिए पानी ले ले रहे हैं तो 2/5 और यहाँ पे इसमें पानी क्या हो जाएगा 5/11 और इसमें पानी क्या हो जाएगा लास्ट में मिलाना हमको है जिसमें 3/7। इसमें रूल ऑफ एलिगेशन आप जानते होंगे लगाना, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 28 तो 30, है ना। ये बड़ा है 3/7 यहाँ से, तो 3/7 माइनस 2/5 कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, पंतिया 15, 7 दूना 14, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा। चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे घटाते हैं। तो 3/7 में घट गया तो अब यहाँ पे 5/11 में ये घट जाएगा 3/7, है ना। तो अब घटाते 7 बजे 35 ग्यारह 33, यानी कि हमारा ये क्या निकल गया 35 में 33 जाएगा 2/11 गुने 7। ठीक है। और ये रेशियो में क्या आ जाएगा 5 या 15, 7 दूना 14, यानी 1/7 गुने 5। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को 7 से हटा देते हैं। तो अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो हमारा वही रेशियो निकल जाएगा 10:11, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 नंबर 10:11। चलिए अगले क्वेश्चन पे। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या है? तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग बोट की चाल, स्ट्रीम की चाल और सभी में रिलेशन आप लगाना सीखिए।
बोट प्लस स्टीम और बोट माइनस स्टीम, ये 4 चीज़ हमारे पास होता है ना? तो कहता है यहाँ पे नाव की गति जो है शांत जल में, यानी कि 6 किलोमीटर जो ये चाल इसका दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, बोट का पर्सनल चाल है, इसमें किसी भी तरह का कोई जुड़ा हुआ नहीं। वो कहता है कि दूसरा लाइन, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है। तो 4 गुना क्या लगेगा, धारा के विपरीत में अगर जो है यहाँ पे चाल देखें तो धारा के साथ, तो धारा के साथ मान लिए 1 घंटा लगेगा, तो यहाँ पे सपोज़ दैट क्या लगेगा, 4 घंटा लगेगा, इसका 4 गुना टाइम लग जाएगा हमको। ये टाइम का रेशियो है। चूँकि जाते क्या है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, या इसको नहीं भी दिया हुआ है, तो ये मानिए कि हम लोग सेम दूरी जा रहे हैं और सेम दूरी आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाता है तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है ना? तो ये हमारा स्पीड ये 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या हुआ, तो 4 1 स्पीड निकल गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो है जाने का समय, या धारा के साथ कहिए और धारा के विपरीत जो है ये समय था, और समय का उल्टा हमारा क्या हो गया, चाल हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा चाल निकल गया। अब जो है अगर ये दोनों का चाल पता हो, तो हम जो है बोट या स्ट्रीम का चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बोट का चाल आपको निश्चित राशि दिया हुआ है, तो सबसे पहले बोट का चाल हम लोग यहाँ निकालते हैं। बोट का चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 4 1 5, 5 का आधा, हमारे पास रेशियो से इतना 5/2, लेकिन वास्तव में हमारा चाल क्या है, वो किलोमीटर। तो इसलिए रेशियो 1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो 1 का मान हमारे पास जो आ जाएगा 14 दूना 12/5, अर्थात 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 2.4 जो है किलोमीटर पर आवर। रेशियो 1 का मान निकला। तो अब 1 का मान जब निकल गया, तो हम लोग जो है क्या है, इसका मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 4 24 चौक 96 यानी 9.6। रेशियो 4 का मान क्या होगा, 24 गुना 4 हो जाएगा, और 1 का मान ये दिया हुआ है 2.4, ठीक है। अब जो है स्ट्रीम का चाल पूछा जा रहा है, तो स्ट्रीम का चाल क्या होता है, दोनों चालों का योग यानी घटा करके आधा कर देंगे। घटा करके आधा करने का मतलब 9.6 माइनस 2.4 है ना? ये माइनस है, बटे 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया 7 बटे 2, यानी कि ये क्या हो गया, 2 तिया 6, 2 छक 12, यानी 2 छक 12 36 हो गया, यानी 36 मतलब हो गया 3.6 है ना? 3.6 36 दूना 72, 3.6 यानी कि जो है हमारा स्ट्रिंग का चाल क्या रहा होगा, 3.6। चलिए, ये सिर्फ़ जो है इतना हमें आप रिलेशन बैठाना सीख जाइए, एक मेन चीज़ होता है। आइए, 2 मित्र जिनमें से एक दूसरे से 3 गुना अधिक कुशल है, एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में एक काम कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशलता वाला मित्र अकेला वही काम कितने दिनों में पाएगा, है ना? ये टाइम एंड वर्क से संबंधित है, और इसमें भी जो है आपका एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला मित्र है और एक दूसरा मित्र है, तो क्या है, जिनमें से एक दूसरे से 3 गुना, मान लिया ये एक काम करता है, तो ये क्या है, 3 काम करता है, ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया, और इसी का उल्टा अगर सेम काम करवाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है 1:3, ठीक है। क्योंकि इसका अब ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। अब देखिए यहाँ 6 दिन में जो है काम दोनों मिल कर के समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में भी जो हम लोग काम को ढूँढते हैं। तो एफिशिएंसी इसका 3, इसका 1, यानी कि दोनों अगर काम करेगा तो 1 दिन में 4 काम करेगा, तो 6 दिन काम किया तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 चौक 24 काम हमारा कर देगा। यही टोटल वर्क हमारा निकला कितना? 24। अब जो है क्या कहता है, दोनों में से कम कुशल वाला मित्र, तो कम कुशल वाला मित्र कौन है? ये 1 है, यानी सेकंड। तो सेकंड अगर उसी काम को करेगा तो क्या करेगा? काम बटे जो एफिशिएंसी, अर्थात सेकंड का जो समय हो जाएगा, ये समय हमारा 1/24 यानी कि 24 दिन, या जो भी है 3 ही है, तो यहाँ 24 डे में वो काम खत्म कर देगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए, एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, और इस कारण दूसरे राज्य की जनसंख्या 19.96% की वृद्धि हो गई। हालाँकि बाद में वे सभी अपने-अपने स्थानों पर लौट आए। तो गणना कीजिए कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। आइए, ये पैटर्न क्या है, पहले कोई चीज़ में, है ना? पहले कोई चीज़ में X प्रतिशत की वृद्धि किए, है ना? और फिर जो है पुनः उसी पे लाने के लिए हमको में कितना का कमी करना पड़ेगा। इसी पैटर्न पे आधारित ये है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए, किसी भी चीज़ का जो है वो 100% होता है, तो 100% रहा होगा पहले, और फिर जो है जनसंख्या गया दूसरे राज्य में, तो क्या 19.96 बढ़ गया, यानी इतना से इंक्रीजिंग हो गया, है ना? ये 19.96 से बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 119.96 हो गया, ठीक है? और पुनः फिर जो है क्या कहता है, वो अपने स्थानों पे लौट आया, यानी कि इसी पे आ गया, ठीक है?
तो इसका मतलब है कि अब पूछ रहा है कि इसमें क्या जो है डिक्रीज़ हुआ, यानी कितने प्रतिशत की कमी आई। तो अब चूँकि है कि 119.96 यहाँ 100 पे कर रहे थे, यहाँ 119.96 पे कमी करेंगे। तो कितना का कमी करेंगे इसमें जो कि 100 हो जाए? तो हमारे पास 19.96 का कमी करेंगे, 19.96 का कमी करेंगे कितने में? तो 119.96 में, गुना 100। अब यहाँ पे चैलेंजिंग यही है, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है और इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव से दशमलव दोनों जगह समान स्थान पे, तो हट जाएगा 1996 और डबल ज़ीरो हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 1000 सॉरी 11,996, ठीक है। अब 11,996 है, 996 में जो है यहाँ पे अब भाग देना थोड़ा-सा 11,996 से इसमें मुश्किल लग रहा है ना? तो हम लोग क्या करते हैं 996 को हम लोग जो है क्या करते हैं प्लस इसमें 4 ऐड कर देते हैं। तो ये 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टोटल 11,996 संख्या 12,000 बन जाएगा, है ना? तो बन क्या जाएगा हमारे पास 19, 9, 6 फिर डबल ज़ीरो और ये हमारा बन जाएगा 12 पे 3 ज़ीरो 12,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म कर दीजिए। अब ये से 12 से इसको देखिए भाग देना आसान है। तो 12 एकम 12 7 19, है ना? यानी कि 1 मरते लगेगा तो ये क्या हो गया 12 7 19 यानी कि 7 9 और हम लोग फिर 6 उतारेंगे। तो ये 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 6 मरते फिर लगेगा, तो 12 छक 72 यानी कि 730, ये उतरेगा और ये 73 हो जाएगा, है ना? अब जो है भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे दशमलव देंगे यहाँ पे और ये ज़ीरो उतारेंगे, तो फिर 12 छक 72, 6 मरते फिर लगेगा, 12 छक 72, 720 हो गया यानी कि 0 हो गया और 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे फिर अब 0 उतारेंगे क्योंकि 2 अंक तक लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 मरते अधिक हो जाएगा, 12 तिया 36 यानी कि 3 मरते लगेगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया जब 12,000 नीचे लिए तो 16.63, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए ये संख्या क्या था छोटी था और इस संख्या को हम लोग क्या बना दिए बड़ी, तो बड़ी संख्या से जब भी भाग देते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या होता है कम हो जाता है ना? ये आप लोग समझते होंगे, है ना? बड़ी संख्या से जब भाग देंगे तो रिज़ल्ट हमारा कम हो जाता है, तो रिज़ल्ट ये हमारा कम आया। तो कितना कम आया? तो +4 मतलब बहुत छोटा मान हम जो है इसमें जोड़े थे। तो इसका मतलब है कि ये जो भी वृद्धि होगा, ये पॉइंट में ही थोड़ा बहुत का मार्जिन करेगा, बाकी बात ये पूर्ण संख्या में मार्जिन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम जो है इसका मान जो क्या हो जाएगा 16.64 यानी कि पॉइंट में मार्जिन करेगा तो अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। चीज़ें समझ गए होंगे क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं और इसको जब तक आप करेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएँगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या है? कहता है एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पहले प्रश्न दूसरे-तीसरे प्रश्न में भी देखिए जैसे इसमें कि क्या है लैंग्वेज है ना? और इसमें भी क्या है लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पे नहीं, मेन जो हमको चाहिए डाटा उस पे फ़ोकस कीजिएगा। आउटलेट खोलता है, ये देखा गया कि शनिवार और रविवार को उसकी कुल औसत बिक्री 300 है ना? शनिवार और रविवार ध्यान दीजिएगा शनिवार, रविवार को 300 बिक्री होता है और शेष 5 दिनों के लिए कुल औसत बिक्री 200 होती है। शनिवार से शुरू होने वाले 1 महीने में यह पाया गया कि कुल बिक्री 7000 थी। उस महीने में कुल कितने दिन थे? तो दिन थे। अब जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे भी ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पे क्या है दिन पूछा जा रहा है तो यानी कि जो है मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी यहाँ महीना का नाम दे दिया। तो मार्च हमारा क्या होता है? मार्च हमारा 31 दिन का होता है। अप्रैल क्या होता है 30 दिन का होता है और जनवरी क्या होता है 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये क्या है मार्च और जनवरी 2 जो है महीना क्या है 31 दिन का दे दिया। तो एक ही ऑप्शन में सेम 2 ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सबसे पहली बात हो क्या हो गया हमारा 2 ऑप्शन यहाँ से कट गया। मार्च और जनवरी कट गया। अब होगा क्या अप्रैल और फरवरी। आइए इस चीज़ को हम लोग अब सॉर्ट आउट करते हैं। तो शनिवार से शुरू हो रहा है महीना, तो शनिवार से शुरू होगा तो सप्ताह में 7 दिन तो 7 चौके 28 दिन, है ना? 28 दिन पूरा फिर जो है यानी कि शनिवार और रविवार क्या होगा 7 चौके 28 यानी कि 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, तो यानी 4 रविवार, 4 शनिवार हुआ। फिर बच गया मेरा क्या 2 दिन और, तो 2 दिन और बच गया तो अगर 30 दिन का महीना ले रहे हैं, है ना? तो 2 दिन बच जाएगा तो ये शनि और रविवार हो जाएगा, है ना? लास्ट में 2 दिन और शुरू जब होगा तो शनिवार, रविवार से अर्थात 5 शनिवार हो गया हमारे पास, 5 रविवार हो गया। और शनिवार, रविवार का बिक्री क्या है 5 तिया 1500 और फिर 5 तिया 1500 अर्थात 15, 15 तो हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक है? ये 3000 बिक्री हो गया शनिवार, रविवार को और टोटल दिन ये कितना 10 दिन हो गया। तो अब जो बचा हमारे पास 20 दिन बचा और शेष 20 दिन में हमारा बिक्री क्या होता है यहाँ पे
जो है ₹200 पर डे। तो ₹200 पर डे से अगर जोड़ दें, तो क्या होगा 20 बिसावन 400 यानी कि ₹4000 हो जाएगा। 4 3 ₹7000 यानी टोटल हमारा क्या हो गया ₹7000 बिक्री और यही 7000 बिक्री था। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो है जाएगा अप्रैल, यानी कि अप्रैल क्या होता है 30 दिन का होता है, फरवरी नहीं होगा। क्योंकि इसलिए हम इस तरीके से किए क्योंकि 2 ऑप्शन मेरा खत्म हो गया था, तो इसलिए अप्रैल 30 बज रहा था और फरवरी 28 या 29, है ना? तो इस तरह से हम लोग जो है फरवरी को ये डाउट में हैं क्योंकि फ 29 लेंगे या 28 लेंगे। जनरली अब जो है यहाँ पे फरवरी तभी ले सकते हैं जबकि हम जो है लीप ईयर होगा। ये ईयर क्लियर करता कि इतना मान लीजिए वर्ष का जो है इस समय क्लियर करता तभी हम फरवरी ले सकते हैं, नहीं फरवरी 28 भी ले सकते हैं या 29 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बिना बनाए हुए भी इस ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर सकते थे, क्योंकि फरवरी के लिए डिसीज़न करना यहाँ मुश्किल था, ठीक है? चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹400 है। एक दुकानदार वस्तु पर अंकित मूल्य पर 12% और 20% की 2 क्रमागत छूट देता है। यदि उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या कहता है ₹400 है, तो अंकित मूल्य ₹400 है ना? और जो है 12% का छूट देने के बाद तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 88, 89, 90, 100 88/100 हो जाएगा। और फिर ये 20% का छूट दिया, तो अगर 20% फ्रैक्शन भी बदल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए हम लोग नहीं बदलते हैं, 80/100 हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो बेचेगा तो क्या होगा 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले बिक्री मूल्य देख लेते हैं इसका, तो 2 ज़ीरो से यहाँ 2 ज़ीरो खत्म कर देते हैं और 1 ज़ीरो से यहाँ 1 ज़ीरो। अब 2 से काटेंगे तो 2 से काटने के बाद झमेला हो जाएगा, है ना? क्योंकि साफ कटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रखते हैं। ये हमारा क्या हो गया 4 गुने 88 गुने 8 बटे 10, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, इतना में बेचा होगा। अब आइए, अब कहता है उसे 10% का लाभ, तो 10% का लाभ का मतलब 100 का चीज़ वो कितना में बेच रहा होगा 110 में बेच रहा होगा, है ना? यानी कि सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो यहाँ पे ले लिए। अगर ऐसा करते हैं 10 का चीज़ क्या है 11 में बेचा हो, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस और मेरे पास सेलिंग प्राइस निश्चित राशि में ये है। तो यानी सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब 4 गुने 88 गुने 8 बटे क्या हो जाएगा 10, ये यहाँ से है और इसका तुलना करेंगे 11 से, तो यानी कि गुना 11 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा गुना 10 में, ठीक है? यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 से हमारा 10 खत्म हो जाएगा, 11 से काट दिए, 11 अट्ठे 88। अब जो है 88 64 गुना 4 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 6 चौक 24 एक 25 यानी ₹256 हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ₹256। तो इस तरह से ऑप्शन 3। देखिए यहाँ कैलकुलेशन से बचे, थोड़ा-सा हम लोग क्या किए यहाँ फिर गुना भाग करके हम लोग फिर यहाँ पे लाते, फिर गुना भाग करना होता, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों रख दिए एसपी को, क्योंकि यही डाटा का उपयोग आगे हमको करना है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे गुना भाग नहीं किए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? एक व्यापारी एक कार की लागत 24% अधिक अंकित करता है, वह कार को अंकित मूल्य पर बेचता है और 15% की छूट देता है ना? तो कार का लागत मूल्य, आइए देख लेते हैं। तो हमारा सीपी क्या हो रहा होगा 100 रहा होगा और इस पर जो है क्या है 24% अधिक अंकित किया यानी एमपी, एमपी क्या हो गया हमारा 124%, 124 हो गया सॉरी। 100 पे 24% अधिक अंकित किया तो हमारा अंकित मूल्य क्या हो गया 124 और इस पर क्या करेगा वो 15% का डिस्काउंट देगा, 15% के डिस्काउंट देगा, है ना? डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच देगा। ले तो वही 15% 124 का 15% निकालिएगा तो यही इसी का मान 2,23,200 आपका छूट का मान दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 2,23,000 या इसको लिख ही लेते हैं हम लोग 124 का 15%, 15/100 करेंगे और इसके बराबर दिया हुआ है क्या 2,23,000, है ना? दिया हुआ है आपके पास 2,23,200, इसका मान दिया हुआ है। अब जो है यहाँ से काट-खोट करना चाहते कर दिया, नहीं तो फिर चलिए एक ही बार 100 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना का मान चूँकि पूछा क्या रहा है लागत मूल्य, तो इसका मतलब 100 का मान, तो 100 का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 2,23,200 गुने फिर क्या हो जाएगा ये 100 ऊपर चला आएगा, गुना 100 और फिर ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। 100 बटे 124 गुने 15, ठीक है? आइए, अब जो है यहाँ पे काट-कूट करना होगा या तो फिर क्या कर सकते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं ज़रा-सा डिजिटल सम लगता है कि नहीं? तो 1 7 1 8, 4 1 5 2 7 5 12 यानी कि इसका 3 हो जाएगा और इसका हमारा डिजिटल सम 8 होगा और 5 8 1 9 इसका 5 हो जाएगा और 2 1 3 इसका 3 हो जाएगा। यानी कि 4 1 5 5 10 2 12 यानी 2 का डिजिटल सम 3 आ रहा है और 2 का ये 8 5 तो यानी कि ये दोनों में अगर आंसर आएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा, है ना? तो चलिए सबसे पहले काट ही लेते हैं अब हम लोग डायरेक्ट।
है ना? तो ये क्या करते हैं, 5 दिया 15 और 5 20 100, ठीक है? अब देखिए रिज़ल्ट पे हम लोग पहुँचा जा सकता है, क्यों पहुँचा जा सकता है? 2, 2 4 1 5 0, ठीक है? तो 5 0 अब चूँकि इसमें जो है यहाँ पे वैसी संख्या है नहीं 5 जो कि जो है 0 को हटा पाए या 0 बना पाए, है ना? तो इस तरह से ऑप्शन जो हमारा जाएगा 4 नंबर जाएगा, ये पूरा संभावना है। चलिए हम लोग काट के भी देख लेते हैं, तो 3 से फिर काटते हैं, 3 सत्ती 21, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, ये हो गया 124, है ना? 12 छक 72, 100 मरते ये कट जाएगा, 100 पर 2 0, ठीक है? अब जो है यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 12 पर 5 0, आ गया आपका रिज़ल्ट 12 पे 5 0, 12 पे 5 0, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। चलिए हम लोग पहले ही गेस कर चुके थे कि जो है ये संभावना 4 नंबर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यदि मैं किसी वस्तु को ₹1232 में बेचता हूँ और इस सौदे में 124% का लाभ प्राप्त करता हूँ, तो इसे ₹572 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, समझिए एक तरह से 124% का लाभ प्राप्त करता है, कितना में बेचने पे? 1232 में। 124% का लाभ का मतलब क्या होगा? 100 का चीज़ क्या में बेचेगा? 100 जोड़ 124 अर्थात 224% में वो बेचेगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? तो 1232 का मान आपके पास दिया हुआ है, हम लोग 224%, यहाँ परसेंट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना कि मान लें 224% बराबर 1232 लिखते हैं, तो 1232 बराबर 224% हम लोग परसेंट वैल्यू निकालेंगे। चलिए उसका फ़ायदा क्या होगा? आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 224 बटे 1232 हो जाएगा ये, 224 है, ठीक है। अब आगे फिर बढ़िए क्या ₹572 में बेचना चाहता है तो ₹572 का हम लोग परसेंट वैल्यू निकालेंगे। 224 गुना 572 बटे 1232। अब इसको काटते हैं हम लोग पहले, है ना? तो क्या है 8 दूना 16, 8 से कट जाएगा, है ना? 8 से पहले काटते हैं, 8 एक 8, 4 12, 8 पचे 40, 8 चौक 32, 8 से ये काट दिया, 8 दूना 16, 6 22, अठी अठी 64, ठीक है। अब जो है क्या है 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 1 7 दूना 14, 7 चौके 28। अब ये देखिए कटेगा 22 दूना 44, 22 तिया 44, 44 10 54, है ना? 54 और 13 रह गया, है ना? तो 2 छक 12, 2 छक 12, हाँ, कट जाएगा। 26 मरते ये कट जाएगा, ठीक है। 26 गुना 4 कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया 4 छक 24 और 14 12, कितना हो गया 4 छक 24, 4 दूना 8 दू 10, 106% हो गया हमारा। 106% क्या निकला? सेलिंग प्राइस टू, ध्यान दीजिएगा सेलिंग प्राइस टू 106% और सीपी हमारा क्या होता है 100% होता है ना? ये आप लोग जानते हैं। तो 100% से ये क्या है अधिक है, तो अधिक कितना है 6%, इसका मतलब 6% हमको क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा और ये कम रहता तो हानि हो जाता, यानी 6% का प्रॉफिट, यानी कि 572 में बेचेंगे उसी वस्तु को तो हमको 6% का प्रॉफिट होगा। चलिए उम्मीद है कि समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे काम करके, प्रत्येक क्या है? दिन में, 1 दिन में 12 घंटे काम करके अकेले किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 पुरुष ए और बी, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक दिन, है ना? दोनों 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम को पूरा करने में यह करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में, है ना? एकांतर दिनों में काम करेंगे जिसकी शुरुआत ए से होगी। यदि काम को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं तो एक्स और वाई का मान आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, टाइम एंड वर्क का है और सब जगह कुछ ना कुछ लैंग्वेज लगा है। यहाँ भी लैंग्वेज लगा हुआ है और यहाँ पे एकांतर दिन है। देखिए, इसको सावधानी से पढ़िए और पढ़ करके फिर चीज़ें निकालिए। आइए हम लोग देखते हैं 2 व्यक्ति है ए और, ध्यान दीजिएगा। जब लैंग्वेज समझ जाएँगे तो हिसाब आप आसानी से बना पाएँगे। ए और बी क्या है? एक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यानी कि 1 दिन में वो 12 घंटे, तो 20 दिन में ये काम समाप्त कर रहा है, तो 20 दिन में वो कितना घंटा काम करता होगा? यानी कि 12-12 घंटा प्रत्येक दिन काम करेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है 240 घंटा वो काम करता होगा, है ना? काम हमारा यही निकल रहा है 240 घंटा। फिर यही ये चीज़ जो है 20 दिन में ई का भी एफिशिएंसी क्या है 12 घंटा काम करने का, है ना? और ये भी 240 घंटे काम करता होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 20 दिन में ये 12 घंटे, थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको क्या करते हैं घंटा के बदले यानी घंटे के बदले हम लोग जो है इसको काम मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा लैंग्वेज यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा, है ना? 20 दिन में 12 घंटे तो 12 काम करके वो 240 काम कर देगा, है ना? इस तरह से हम इसको समझे।
और उसी तरह से 20 दिन में ये 12 काम करके 240 काम कर देगा। अगर दोनों को लगा दें तो क्या होगा? तो दोनों को लगाने के बाद क्या होगा? दिन हमारा आधा हो जाएगा, यानी 10 दिन में जो है वो 240 काम कर देगा, ठीक है? दोनों 20-20 काम 20 दिन में काम करेगा, 12-12 काम तो 24 काम करेगा ना, तो 24 दें फिर 240 यानी 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। आइए, ये तो पहला जो है आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ था, पहला स्टेज में ऐसा, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेज में कहता है कि नहीं, यह निर्णय लिया है कि ए और बी क्या है, 8 और 6 घंटे काम करता है ना? प्रत्येक दिन। और प्रत्येक दिन मिस जो है यहाँ पे काम ऐसा करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर आगे कहा है कि एकांतर दिन काम करना है, मतलब एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा। एकांतर दिन का मतलब यही होता है। तो ए जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? तो एक दिन में क्या करेगा? वो हमारा 8 काम करेगा। ये घंटा है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए काम माने। 8 घंटे काम करेगा, है ना? घंटा तो 8 काम करेगा और बी उसी तरह से एक दिन में क्या करेगा? जो है 100 घंटे है, तो ये काम मानते हैं हम इसको, ठीक है? 6 घंटे, 6 घंटा क्या घंटा में से कोई भी काम करेगा, तो ये दोनों मिल कर के जो है 2 दिन में हमारा कितना काम कर देगा? तो 8 छः 14 काम कर देगा, ठीक है? और 14 काम कर देगा, ये समय क्या लेगा? 2 दिन, ठीक है? इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 14 दिन लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? एकांतर, मतलब एक दिन ए करेगा तो फिर दूसरे दिन बी करेगा और शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत कर रहा है ए से। अब ध्यान दीजिए, तो 14 काम कर रहा है ये 2 दिन में, तो अब हमको काम क्या कराना है? 240 काम। तो 240 में 14 से हम लोग क्या करते हैं? पहले भाग देते हैं। कितना पूरा-पूरी काम जो है हर व्यक्ति का, यानी ए, बी का, दोनों का 2 दिन का निकलेगा, ये देखते हैं। तो 14 का 14, ये सब समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना? तो 14 10 24, 64 98, है ना? 64 98, बाकी बच गया 2। आइए, तो 17 दिन जो है पूरा-पूरी जो है, यानी कि 17 दिन क्या कर सकते हैं? यानी कि 17 दिन जो है कौन आएगा? ए भी आएगा और 17 दिन बी भी आएगा। इसका मतलब हो गया कि 17 दिन में जो है ए भी आएगा, 17 दिन बी भी आएगा। तो यहाँ से ऐसे हम लोग डायरेक्ट 17 दूना 34 कर देते हैं, लेकिन थोड़ा-सा समझाने के लिए और जो है इसको हम आगे ले जाते हैं। 17 दिन ए आया तो 17 दिन में ए क्या करेगा? 17 गुने 8 का 17 अठी 36, 136 काम कर देगा। और जो है 17 दिन फिर बी आएगा, तो 17 दिन में बी क्या करेगा? 17 छक 2 10 से 102 काम, अर्थात 6 दूँ 8 के अट्ठो 3 के तीनों 238 काम कर दिया। यानी 238 काम नहीं, ये 238 घंटे काम किया। 238 घंटे काम किया, ठीक है? 238 घंटे में ये हमारा क्या निकल गया? 240 घंटे में से 238 घंटे निकल गया, तो बचा क्या? यही 2 घंटे काम, यानी 2 काम हमारा बच गया। बात समझ रहे होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब दिन कितना लगा? तो 17 दूना 34 दिन, या यहाँ से भी 17 17 34, या यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कर देते तो 17 दूना 34, यानी दिन हमारा 34 दिन लगा। अब 34 दिन में 17 दिन ए किया, 17 दिन बी किया, ये तो पूरा-पूरा काम हो गया, लेकिन 2 घंटे ये बच गया, यानी कि 2 काम हमारा और बच गया, यानी कि 2 घंटे का काम और बच गया। जो भी करे वो ए शुरू करता है, तो बी लास्ट किया, तो बी लास्ट किया, तो ये शुरू जो है फिर ए करेगा, यानी 34 दिन 2 घंटे ये जो है लगा होगा उसको उस काम करने में, अर्थात ऑप्शन आपका ए, 1 नंबर। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है आपका ये था। चलिए इसको हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे कर देते हैं, चूँकि आपका ये छिप गया होगा, ये हम लोग थोड़ा-सा कर देते हैं। आइए, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 6400 रुपये 6400 की राशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है और यह राशि 2 वर्षों में क्या है? 7056 हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या है? 2 वर्ष के लिए, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, यह राशि 2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष में कितना हो गया? 7056, यानी ये हमारा अमाउंट है 7056। अब बटे ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि 6400। 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए, बस इतना ही करिए। अब ये देखिए किसी ना किसी का रूट होगा, तो सबसे पहले इसको काट-खोट के छोटा कीजिए। तो चलिए हम लोग काटते हैं। अठी-अठी 64 800 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? अठी-अठी 64 6 70, और अठी-अठी 64 8 दूना 16। ये फिर जो है हम लोग क्या करते हैं? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, अर्थात ये क्या हो गया? 21 21 से 441, यानी 21/20 हो गया। अब जो है क्या इंटरेस्ट चाहिए, तो ये हमारा क्या है? यहाँ प्रिंसिपल है और ये हमारा मिश्र धन है। तो ये मिश्र धन हो गया, तो 21 में से 20 घटाएँगे तो हमारा एक क्या होगा? ब्याज होगा। एक का ब्याज कितने पर? 20 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा? 20 पचे तो यानी कि 5%, अर्थात ऑप्शन जो जाएगा हमारा 4 नंबर। आइए अगले क्वेश्चन।
ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में करते समय ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, बी की दूरी तय करने में कितने समय लगेगा? चलिए देख लेते हैं। ए और बी चाल का अनुपात क्या है? 2:5 है। तो यहाँ पे ये क्या है? स्पीड का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे फिर वही चीज़, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड का उल्टा वो क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। ये हमारा 5:2 हो जाएगा और ये हमारा क्या है? टाइम का रेशियो। तो आप जो है यहाँ पे टाइम का तुलना करा दीजिए। ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे रेशियो से कितना का अंतर? 3 का। वास्तव में 15 मिनट का। तो 1 का हाँ, 5 हो जाएगा। तो कहता है क्या? अधिक समय बी को दूरी तय करने में कितना समय लगा? बी को, तो बी को यानी कि रेशियो 2 का मान, रेशियो 2 का मान निकाल दीजिए। 5 गुने 2 अर्थात 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट कहें तो ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न में। एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है तो उसके बचत में x% वृद्धि होती है। x का निकटतम मान ज्ञात करें। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है और कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन देखिए हम इस जो तरीका बताएंगे उसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन से बनाइएगा तो इसमें कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है? आय। तो आय बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। इसी को व्यय भी कहते हैं। खर्च को हम लोग क्या कहते हैं? व्यय भी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 28% बचत करता है, तो 28% बचत किया तो खर्च कितना किया? 72, 88, 20, 100 यानी 72% वो खर्च किया होगा। ये सभी परसेंटेज में मान। तो हमारा आय क्या हो जाएगा? 100%, है ना? अब आइए, करता है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि। तो आय में क्या है? 20% का इंक्रीजिंग, 20% प्लस में लिख रहे हैं। यानी वृद्धि का मतलब 20% प्लस, है ना? अब क्या होगा? बराबर जो है व्यय में 5% की कमी। तो व्यय खर्च में 5% की कमी यानी कि माइनस का 5%। ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे माइनस में इसको लिख रहे हैं, माइनस 5%। ठीक है, और ये प्लस साइन यहाँ से। और बचत में क्या हुआ तो पता नहीं, x% का वृद्धि या कमी। जो उसके बचत में x% की वृद्धि होती है, ये वृद्धि है तो प्लस में रखते हैं। इस क्वेश्चन से दिया हुआ है। ठीक है, अब यही x का मान आपको ज्ञात करना है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें इस पैटर्न में आपको लिखना है, जैसे दिया हुआ है वैसे लिखना है। और इसमें जो है अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए और यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए और यहाँ से यहाँ गुणा कीजिए। लेकिन लास्ट में जो भी वृद्धि कमी होता है उसको साइन के साथ आपको लिखना पड़ता है, ठीक है? इसमें यही थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो क्या है, 20% अब यहाँ पे 100% था, है ना? तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। बराबर ये क्या हो गया? 5 गुने 72 कर दिए तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35 से 36, 360। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस, ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है? और यहाँ पे प्लस ये होगा 28 है। अब चाहे 360 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जुड़ जाएगा। ये जुड़ करके कितना हो गया? 2360 बराबर 28x। ठीक है, और x का मान निकालेंगे 2360 बटे 28। अब इसको काट-खोट कर दीजिए। तो काटने-खोटने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वही आपका आएगा। ये क्या है? 4 से हम लोग काटते हैं पहले, है ना? 4 से ही काटते हैं। 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 3 तेईस, 4 नौमा 36। अब शायद नहीं कटेगा, है ना? अब जो है कटेगा, नहीं कटेगा। तो भाग दे देते हैं 7 से, तो भाग सतों अठी 56 हो गया, 56 3 59, 30 हो गया, 7 चौके 28 यानी कि आपका 8 पे एक ही ऑप्शन है। ये हमारा ऑप्शन को चला जाएगा। इस तरह से देखिए, इस पैटर्न में आप जो है आसानी से कहीं भी फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। और इस पैटर्न को जो है ऐसा जब भी हिसाब रहे कमी वृद्धि वाला बचत में, तो इसी पैटर्न पे आप अपनाइए। अगर यहाँ पे करते क्या, 100% और 72% 28% लेते और 100% का 20% तो आसानी से बढ़ा देते 120%। 72 का 5% फिर निकालते और घटाते तो फिर जो है आपको यहाँ पे परेशानी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, जब x को 24, 30, 36 और 40 में से प्रत्येक में स्थानापन्न किया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। और समानुपात में होती है 2x+3 और 3x+2 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अच्छा ही है। जैसे इसको अगर सब्जेक्टिव बनाइएगा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से तो समय खाएगा, लेकिन इसका नियम क्या होता है देखिए, 24:30, है ना? और समानुपात हो जाता है क्या? 36:42, ठीक है? उसमें क्या करते हैं शॉर्ट में बनाने के लिए, दूर से और नज़दीक का नज़दीक से, यानी दूर से दूर का गुना और नज़दीक से नज़दीक का गुना। एक बार क्या करते हैं गुना करके हम लोग जो है
अंतर ले लेते हैं, यानी 24 गुने 46, 30 गुने 36 और इसका अंतर लेंगे। तो अंतर हमेशा जो है, अंतर लेने का मतलब ये ना है कि ये वाला मतलब पहली संख्या गुने लास्ट संख्या और घटाओ 30 गुने 36 यानी अंतिम संख्या गुने पहली संख्या, ऐसा नहीं। अंतर का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव अंतर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं 30 गुने 36 पहले भी हो सकता था, 24 गुने 46 तो हम लोग लिखे यहाँ पे, लेकिन मोड में रखिए इसको, यानी कि हम लोग इसका अंतर लेंगे। पहले बार क्या लेंगे, ऊपर में गुणा करके अंतर, और नीचे क्या लिखेंगे, जोड़ करके अंतर। तो 24 और 46 जोड़ देंगे, है ना? तो 46 4 50, 10 60, 10 70 यानी 70 और माइनस क्या कर देंगे, 36 और 30 कितना हो गया, 66। ये अंतर लेंगे, यहाँ भी अंतर ही लेंगे। 66 माइनस 70 भी लिख सकते थे, लेकिन वो जब भी लेंगे तो प्लस में ही हम लोग डाटा लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 24 गुना 46 कर दिए तो 24 छक कितना हो जाएगा, 144, है ना? 24 चौक 96 और 96 400 यानी कि 110, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 36 गुने 30 यानी कि 0 और 8 और ये क्या हो गया, 10, ठीक है। कितना हो गया, अब बटे 70 में से 66 जाएगा 4 और ये क्या हो गया, 4 हो गया हमारे पास, और फिर इधर जो है 110 में से 108 जाएगा तो 2 और बटे 4, और ये जो निकलेगा मान यही x का मान निकलेगा, है ना? x को 24 और 46 प्रत्येक में स्थानापन्न किया जाए, यानी कि इसमें क्या है, जोड़ने के बाद तो 4 छक 24 यानी कि x का मान यही 6 निकला। और चूंकि x का मान 6 निकला, लेकिन अभी क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं किया है, और जो है इसमें कहता है कि अब इस दोनों के बीच का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात जानते हैं रूट अंडर, और इसका मान क्या होगा 2x, दो दूना 2 छक 12 3 15 गुने चौथी 18 2 20, मध्य अनुपात यानी रूट अंडर ए भी होता है। तो 15 गुने 20 इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब जो है इसको निकाल दीजिए, 5 इसमें भी है, 5 तिया 15 गुने 5 गुने 4, ठीक है। इसका रूट अंडर अर्थात 5 बाहर निकल जाएगा और 2 निकल जाएगा, यानी 10 रूट 3 अर्थात 10 रूट 3 कहें तो त्रिनम। चलिए ये तो इस तरह से बनाए तो आसानी से, बाकी कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो फिर एक्स मानिएगा तो यहीं पे गुना भाग करना आपको थोड़ा-सा जटिल हो जाएगा। चलिए, ए किसी वस्तु को 20% हानि पर बी को बेचता है, बी इस वस्तु को 32% लाभ पर सी को बेचता है, सी इस वस्तु को 20% लाभ पर डी को बेचता है। यदि हानि ए का हानि सी को लाभ, सी के लाभ से यहाँ पे आगे पढ़िए, सी के लाभ से 35 कम है तो बी वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा है? देखिए ये भी प्रश्न अच्छा ही है। देखिए आइए ये भी प्रश्न अच्छा है, इसको हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ए और बी, पहले ए और बी में, तो यहाँ क्या कहता है, ए बी को 20% हानि पे बेचा, तो यानी कि ए क्या किया होगा, 100 का चीज़ कितना में बेचा होगा, 80 में बेच दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब फिर दूसरा रिलेशन में क्या है, बी इस वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा, यानी बी क्या किया होगा, बी इसी वस्तु को 100 की वस्तु को, यानी कि क्या है, 32% लाभ पे यानी 132 में बेच दिया। अब थोड़ा-सा इसी में रिलेशन आपको यहाँ पे जोड़ना है, रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं ऐसे ही जोड़ करके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, बी को बेच रहा है, तो बी क्या बोलेगा, हम ₹80 में खरीद रहे हैं, ठीक है? लेकिन ए क्या बोलेगा, हम जो है इसको ₹80 में बेच रहे हैं, यानी कि एक ही डाटा है, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग है। यानी ए के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, ए के लिए क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो और यहाँ पे बी का क्रय मूल्य क्या है, 100 है, और यहाँ पे 132 है, लेकिन दोनों जगह चीज़ें एक ही बेच रहा है, तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए यहाँ का, बी का। तो इसलिए समान करने के लिए इसको 100 बना दीजिए, इसको 80 बना दीजिए या इसको 100। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको 100 बनाना आसान है, तो क्या करते हैं, यहाँ से 5 30 चौक 80 यानी कि 5/4 से हम लोग इसमें गुना कर देते हैं। तो 5/4 से करेंगे तो दोनों में गुना हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 4 25 100, 25 पचे 25 80 यानी 125, और ये हमारा 100 हो जाएगा, और ये हमारा दोनों का तो 132 रहेगा ही, है ना? अर्थात अब जो है ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा यहाँ तक चला है। ₹125 में जो है ए खरीदा होगा तो बेचा कितना, ₹100 में, तो इसका 20% का हानि होगा, और इस 100 का चीज़ जो है ये 132 में बेच दिया, है ना? अब सी जो है 132 में खरीदा, और सी भी कहता है क्या, इस वस्तु को 20% लाभ पर किसको, डी को बेच देता है। आइए अब जो है चीज़ें थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो इस तीनों में रिलेशन हो गया, अब डी का रिलेशन जोड़ते हैं सी से। तो डी क्या करता है, डी इस चीज़ को 132 गुने 20% का लाभ यानी 120/100 में खरीद लेता है, अर्थात 20 छक 20 60 से, 20 पचे 100, ठीक है? अगर
थोड़ा-सा देखिए 5 से ये पूरा कटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा-सा चला करना पड़ेगा आपको। ये 0 से 0 हटा देते हैं सिर्फ़। अब 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 दूना 24 के 4 बाकी में कितना रह गया 2, 12 तिया 36 और 2, 32 के 8 बाकी में 3, 12 का 12 3 15। यानी ये क्या हो गया 158.40 पैसा में ये जो है डी खरीदा हो, अब बेचा कौन होगा सी। अब जो है यहाँ से रिलेशन अब इन चारों के साथ आपके पास आ गया, तो आप जो चीज़ें आगे कर रहा है वो हम लोग समझते हैं। यदि ए को हानि यानी ए का हानि सी के लाभ से ₹35 कम है, ए का हानि। तो ए का हानि क्या हुआ होगा? तो 125 का चीज़ 100 में बेचा होगा तो हानि इसको ₹25 का हुआ, ठीक है? और जो है ए को हानि, सी का लाभ, तो सी को लाभ क्या हुआ होगा? तो 132 का चीज़ ये कितना में बेच रहा है? 132 का चीज़ 158.40 पैसा में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको लाभ कितना हुआ? तो 0.4 तो रहेगा ही और 158 में से 32 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6 यानी कि 5 में से 3 गया 2, है ना? ठीक है, 8 में से 2 गया, 5 में 3 26.4 का लाभ हुआ और इसको 25 का हानि हुआ। अब कहता है कि इस दोनों का अंतर जो दिया हुआ है ₹35 का, अब इस दोनों का अंतर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 25 और 26.4 का अंतर निकालिएगा तो क्या होगा? हमारे अनुसार जो है 1.4 का, लेकिन प्रश्न के अनुसार 35 का, ठीक है? तो अब जो है 1 का अंतर हम लोग देख लेते हैं, तो 35 बटे 1.4 का गुना क्या हो जाएगा? दशमलव को हटा देते हैं, तो 10 गुना हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए आगे काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हमको पूछा क्या जा रहा है लास्ट में? तो बी वस्तु के किस मूल्य पर खरीदा? तो बी खरीदा, तो बी खरीदा कितना पे? 100 पे खरीदा होगा, है ना? तो इसलिए 100 का मान हम लोग निकाल देते हैं, तो 35 गुने 10 गुने 100 बटे 100, हाँ, 100 बटे 14 सॉरी 100 बटे 14। अब इसको काट दीजिए, 7 से 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 पचे 10, यानी पचे 2500 में जो है वह बी वस्तु को खरीदा होगा, तो यानी कि ए जो है 2500 में बेचा होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन जो जाएगा आपका सी। अब इसी हिसाब को रेशियो से भी आप लगा सकते हैं, तो रेशियो में सभी को रेशियो में बदलना पड़ेगा, फिर सब रेशियो को जो है आपको बराबर करना पड़ेगा, यानी रेशियो में ए अनुपात बी निकलेगा, है ना? 20% तो 20% कहानी मतलब क्या-क्या होगा, 5 का वस्तु 4 में बेच दिया होगा, है ना? और फिर जो है बी अनुपात सी निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, इसका भी रेशियो लेंगे तो क्या होगा 25 8 33 यानी कि 25 का वस्तु 33 में बी और रेशियो सी, फिर सी रेशियो डी लीजिएगा, तो 20-2500 यानी 5 का चीज़ 6 में और सभी रेशियो को अब बराबर करना होगा। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर इसमें और कुछ कुछ प्रश्न है जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।